हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 7वां पाठ परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक रामविलास शर्मा जी है, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको परंपरा का मूल्यांकन पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं और मैंने इस पाठ को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप इसके पाठ को या फिर हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्यखंड संपूर्ण व्याख्या 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य चैप्टर्स के व्याख्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको इस वीडियो में ही सभी के सभी क्वेश्चंस याद करवा दें, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है, यह किसकी कृति है। कृति का मतलब होता है रचना, कि यह जो पाठ है किसकी रचना, इसके रचनाकार कौन है। रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ किस प्रकार की विधा है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ एक निबंध है और इसके जो लेखक हैं वे रामविलास शर्मा जी हैं। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, जो प्रगतिशील आलोचना होती है उसका विकास किसके ज्ञान से होता है। धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो जो प्रगतिशील आलोचना होती है उसकी विकास सिर्फ और सिर्फ साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है, बिल्कुल फर्स्ट जैसा क्वेश्चन ही है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, बस वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। पूछा यही जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसकी कृति है, अर्थात इसके रचनाकार कौन है। यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा या फिर गुणाकर मूले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक एक संग्रहित का नाम है। तो पूछा यह जा रहा है कि जो तार सप्तक है उसमें कितने कवियों की कविताओं को इकट्ठा करके तार सप्तक का निर्माण किया गया। 4 कवियों की कविताओं को, 5 कवियों की कविताओं को, 6 की या फिर 7 को। तो नाम से पता चल रहा है तार सप्तक, अर्थात उसमें 7 कवियों की कविताओं को इकट्ठा करके तार सप्तक का निर्माण किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है, अर्थात इकट्ठी है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो रामविलास शर्मा जी थे, जो इस पाठ के लेखक है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के, उनका जन्म कब हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, 20 सितंबर 1913 को, 25 नवंबर 1914 को या फिर 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को। तो जो रामविलास शर्मा जी थे उनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या फिर भौतिकवादी व्यवस्था में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको कन्फर्म तरीके से याद करना है तो आपको एक बार पाठ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर आपने इस पाठ के व्याख्या को वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने परंपरा का मूल्यांकन पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा। तो हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परंपरा की जो पूर्ण ज्ञान है वह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में संभव है। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था। जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे उनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। तो उन्होंने बीए कब किया था यह पूछा जा रहा है। 1932 ईस्वी में, 1934 में, 33 में या फिर 1931 ईस्वी में। तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने 1932 ईस्वी में बीए किया था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने किया था 1932 ईस्वी में बीए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1932 ईस्वी में। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? जो साहित्य होता है वह सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है या फिर स्वाधीन होता है। तो जो साहित्य होता है वह सापेक्ष रूप में एक स्वाधीन होता है अर्थात अपने अधीन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। वायरन किस भाषा के कवि हैं? ये एक कवि का नाम है वायरन, एक पोइट का नाम है। तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो वायरन थे ये किस भाषा के कवि थे? हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, अंग्रेजी भाषा के या फिर फ्रेंच भाषा के? तो जो वायरन थे वे अंग्रेजी भाषा के एक कवि हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायरन अंग्रेजी भाषा के एक कवि हैं। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? जो साहित्य में विकास की प्रक्रिया होती है वह किस तरह संपन्न होती है, किस तरह पूरी होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या फिर परिवार की तरह? तो जो साहित्य में विकास की प्रक्रिया होती है वह समाज की तरह संपूर्ण होती है, संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य में विकास प्रक्रिया समाज की तरह संपन्न होती है। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ये एक कृति का, एक रचना का नाम है निराला की साहित्य साधना। तो पूछा यह जा रहा है कि ये किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की या फिर मुक्तिबोध की? तो पाठ में हमने आपको पढ़ाया था डॉक्टर रामविलास शर्मा की अनेक रचनाएं और हमने आपको बताया था कि उनकी रचनाओं से रिलेटेड एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 101% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है अर्थात डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। और एक बार हम आपको फिर से कह देते हैं, अगर आपने इस पाठ के व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद एक बार इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को पढ़ लेते हैं तो आप इस पाठ की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अपनी लैंग्वेज के अनुसार बिल्कुल ही आसानी से बना पाइएगा। और इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो भी जल्द लाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना? हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछ लिया गया कि जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है वह किस प्रकार की विधा है? एक कहानी है, एक निबंध है, एक संस्मरण है या फिर एक लघु कथा है? तो जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है यह एक निबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? इससे पहले आपने पढ़ा निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो पूछा यह जा रहा है कि जो निराला की साहित्य साधना थी यह कितने खंडों में रचित है, कितने खंडों में इसकी रचना की गई थी? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में? तो जो साहित्य की निराला की साहित्य साधना थी उसको 3 खंडों में विभाजित करके रचित किया गया था अर्थात उसकी रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में रचित है। रामविलास शर्मा ने किस संस्थान के निदेशक बने? जो रामविलास शर्मा थे जो इस पाठ के लेखक हैं वे इनमें से किस संस्थान के निदेशक बने थे? केएम हिंदी संस्थान के, जेएम हिंदी संस्थान के, हिंदी साहित्य अकादमी के या फिर राष्ट्रभाषा परिषद के? तो वे निदेशक बने थे केएम हिंदी संस्थान के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामविलास शर्मा केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की? तो बहुत बच्चे इसमें प्रेमचंद आंसर टिक कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको अच्छे से याद रखना है, यह नाम देके प्रेमचंद नहीं टिक करना है। ये जो कृति है, ये जो रचना है प्रेमचंद और उनका युग, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेमचंद और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। एथेंस किस महादेश में? या एथेंस नहीं, एथेंस होना चाहिए था। कि जो एथेंस है ये किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो एथेंस है ये यूरोप में महादेश में है और जो हमारा भारत है ये एशिया महादेश में है। तो जो एथेंस है ये यूरोप महादेश में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एथेंस यूरोप महादेश में है। लैटिन कवि कौन है? ये 4 कवियों का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इन चारों कवियों में से जो लैटिन भाषा का कवि है वे कौन है? वर्जिल है, वायरन है, शेक्सपियर है या फिर रेनर मारिया लिल्के हैं? तो इससे पहले आपने पढ़ लिया कि जो वायरन ये तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि जो लैटिन भाषा के कवि हैं वे वर्जिल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैटिन कवि कौन है? तो ये जो वर्जिल हैं यही एक लैटिन कवि हैं। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था?
जो तार सप्तक था, इससे पहले आपने पढ़ा जो तार सप्तक है वह 7 कवियों की कविताओं का संग्रहित रूप है। तो जो तार सप्तक है इसको अज्ञे ने, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने कब संपादित किया था? 1941 ईस्वी में, 43 ईस्वी में, 45 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में? तो जो अज्ञे थे उन्होंने तार सप्तक को 1943 ईस्वी में संपादित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1943 ईस्वी में। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? जो रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने 1932 ईस्वी में बीए किया था। तो जो बीए किया था वह किस विश्वविद्यालय से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से या फिर पटना विश्वविद्यालय से? तो जो रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपने बीए की पढ़ाई संपूर्ण की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? अर्थात जो रामविलास शर्मा जी थे सबसे पहले तो उन्होंने 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से वहाँ से बीए किया था, लेकिन फिर वहाँ उन्होंने अध्यापन का कार्य भी शुरू किया था, अर्थात वे पढ़ाने भी उसी में लगे थे, उसी विश्वविद्यालय में। तो उस विद्यालय में किस विभाग में पढ़ाई का कार्य करते थे, अध्यापन कार्य किया करते थे? संस्कृत भाषा को पढ़ाते थे, हिंदी भाषा को पढ़ाते थे, इतिहास को या फिर अंग्रेजी को? तो पाठ में हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो 101% आपको इसका आंसर पता होगा कि जो रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया था, अर्थात अंग्रेजी भाषा पढ़ाना शुरू किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी विभाग में। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगर आप माइंड कंसंट्रेट करके इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर 101% पता होगा। इससे पहले यह क्वेश्चन आया था कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिद्धिनकर, शिवपूजन, अशोक वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा? तो जो निराला की साहित्य साधना है ये रामविलास शर्मा जी की ही रचना है, इसके रचनाकार रामविलास शर्मा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फ़कीर हैं उन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर जो साहित्यकार बनना चाहते हैं? तो हमने पाठ के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने आपको पढ़ाया था जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों को साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। अर्थात जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले साहित्य की परंपरा का ज्ञान लेना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वे साहित्य के युग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। जो साहित्य होता है वह सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कालाधीन होता है या फिर राज्याधीन होता है? तो जो साहित्य होता है वह सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक? यहाँ भूमिका होना चाहिए था, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो जो साहित्य के निर्माण में भूमिका है वह किसकी निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की या फिर पूंजीपति मनुष्यों की? तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका ही निर्णायक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। पाठ में हमने आपको बहुत बार पढ़ाया था विच्छिन्न और अविच्छिन्न। तो जो अविच्छिन्न है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अविच्छिन्न का मतलब क्या होता है? खंडित, अटूट, प्रवाहित या फिर ठहरा। तो हमने आपको बताया था अविच्छिन्न का अर्थ होता है अटूट, जिसको तोड़ा ना जा सके, जो एकता के रूप को प्रभावित करता हो। तो जो अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है वह अटूट होता है और जो विच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है वह टूटना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटूट। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ अटूट होता है, जिसको तोड़ा ना जा सको, जो एकता के भाव को ग्रहण किए हुए हो। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था? भारत ऐसा गुलाम देश था, अमेरिका था, दक्षिण अफ्रीका था या फिर एथेंस था? तो हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि जो अमेरिका था और जो एथेंस था ये दोनों के दोनों देश गुलाम थे, लेकिन जो एथेंस देश था इस एथेंस देश ने गुलामी के समय में भी अपनी सभ्यता को पूरे यूरोप में प्रभावित कर दिया था, अर्थात अपनी सभ्यता से यूरोप के सभी को प्रभावित कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेंस एक ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। आदिम का अर्थ है, जो आदिम है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन या फिर वनमानुष? तो इस टाइप का क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये थोड़ा ग्रामरिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्थात ये एक व्याकरण का भी क्वेश्चन हो जाता है कि जो आदिम है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आदिम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आदमी नहीं होता है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह अति प्राचीन होता है, अर्थात जो बहुत पुराना चीज़ होता है, किसी पुरानी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ आदिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदिम का अर्थ है, तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा क्रांति हुआ था जिस क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों की आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? 1915 की क्रांति के बाद, 1916 की क्रांति के बाद, 1917 की क्रांति के बाद, या फिर 1918 की क्रांति के बाद? तो जो 1917 की क्रांति हुई थी, उस वर्ष की क्रांति के बाद रूस के लोग और गैर रूस के लोगों की जो जातियाँ थी, उन जातियों के आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 की क्रांति। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? जो सभ्यता होता है उसका हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध होता है, कर्म युद्ध होता है, वर्ग युद्ध, या फिर द्वंद्व युद्ध? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? जो शर्मा जी थे उन्होंने पुरस्कार की राशि किसको दान स्वरूप के रूप में दे दिया था? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, या फिर राज्य सरकार को? तो जो शर्मा जी थे उन्होंने भारत सरकार को पुरस्कार की राशि दान स्वरूप दे दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार को। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पार्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस पार्ट से जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट करके मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी जल्द लाया जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।